सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत ट्राइबोलॉजी को समझेंगे। ट्राइबोलॉजी देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट काफ़ी नेग्लेक्टेड टॉपिक है। अक्सर एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में उन्होंने पढ़ लिया है उसी का यूज़ करके वो अपना आंसर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, उसका यूज़ करके आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये पता रहना चाहिए कि फॉरेस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में उसका आंसर कैसे लिखना है। पॉइंट्स वही रहेंगे जो आपने सोशल इश्यूज एज वेल एज सोसाइटी के अंतर्गत यानी GS1 GS2 सिविल सर्विसेज में जो आपने पढ़ा है, बिल्कुल वही सारे पॉइंट्स रहेंगे। लेकिन कैसे मोल्ड करना है उसे फॉरेस्ट्री के एस्पेक्ट में वो समझना ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइबोलॉजी को। देखिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि आखिरकार एक ट्राइब होती क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है ट्राइब की। क्योंकि कई बार आपको जब आप अपने मेंस के आंसर लिखेंगे तो उसमें ज़रूरी हो जाता है कि 2 लाइन की डेफिनेशन दे दें, या फिर हो सकता है इंटरव्यू के अंतर्गत आपसे कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ट्राइब को डिफाइन करो कि आखिरकार ट्राइब होता क्या है। और तब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हम लोगों के लिए इससे डिफिकल्ट बन जाता है क्योंकि हमारे पास एक सही तरीके का जवाब होता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक ट्राइब सोशल ग्रुप है जिसके पास कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उनका एक डेफिनेट एरिया होता है, डेफिनेट लैंग्वेज या डायलेक्ट, देन कल्चरल होमोजेनिटी होती है, और साथ ही साथ एक सामाजिक समूह के अंतर्गत वो रहते हैं। छोटा सा समूह रहेगा, यूनिफाइड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है ट्राइब्स को डिफाइन करने के लिए। तो आपके आंसर में जो 2 लाइन का आप आंसर लिखेंगे, आप बोलेंगे भी, उसमें चारों चीज़ें आनी ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ ट्राइब। देन व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी ट्राइब की क्या क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये भी कई बार पूछा जाता है। देन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पॉइंट लिखा जा सकते हैं। पहला पॉइंट ये हो सकता है कि वो प्रिमिटिव ट्रेड्स उनके अंतर्गत देखे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि आप पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में जानते होंगे, PBTGs आपने ज़रूर पढ़ा होगा GS2 पेपर के अंतर्गत, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स PBTG की ये होती है कि वो प्रिमिटिव ट्रेड के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो यही आपको यहाँ पर भी मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रिमिटिव ट्रेड्स। देन ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड रहते हैं, डिस्टिंक्टिव कल्चर होता है उनका, आउटसाइडर्स के प्रति वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं, शाइनेस टू आउटसाइडर्स होते हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी गरीब या पुअर जिसे बोला जाता है वो रहते हैं, अनसिविलाइज्ड एज वेल एज डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये पॉइंट भूल गए लिखना और बाकी सारे पॉइंट लिख दिया तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है फॉरेस्ट पर्पस के लिए ट्राइबोलॉजी को। तो ये पॉइंट ज़रूर आना चाहिए आपके हर आंसर में, फॉरेस्ट झलकना चाहिए कि आखिरकार क्या यूसेज है फॉरेस्ट का, किस तरीके से फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप ट्राइबोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी डील करेंगे तो वहाँ पर फॉरेस्ट बार बार दिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपने फॉरेस्ट के कंटेक्स्ट में ही आंसर लिखा है। देन ट्राइबल कम्युनिटीज़, देखिए ट्राइबल कम्युनिटीज़ इस पर्टिकुलर मैप के अंतर्गत यदि आप देख रहे होंगे तो ये जो मैप है वो आपका NCERT से ही लिया गया है। तो ये ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि अहोम्स किधर हैं, नागाज किधर हैं, भील्स किधर आते हैं। क्योंकि UPSC ने एक बार मेंस एग्जामिनेशन में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के मेंस एग्जामिनेशन में सीधा पूछ लिया था कि 5 to 6 डिफरेंट ट्राइब्स के बारे में बताइए, वो कौन से स्टेट्स में पाए जाते हैं एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए। तो आपको एटलीस्ट इन ट्राइब्स के बारे में 1 to 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आप नागाज की बात करें तो उनका एक डिस्टिंक्टिव लॉ एंड जस्टिस सिस्टम होता है। इसी तरीके से यदि आप खासीज की बात करें जो कि मेघालय में पाए जाते हैं, गारोस जो ट्राइब्स हैं उनकी बात करें तो मैट्रिलिनियल सिस्टम वहाँ पर देखा जाता है, यानी कि मातृ सत्तात्मक समाज वहाँ पर देखा जाता है। इसी तरीके से भील्स कहाँ मिलते हैं आपको, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान बॉर्डर रीजन के अंतर्गत देखे जाते हैं। तो इनका भी एक डिस्टिंक्टिव मैरिज इंस्टीट्यूशन है। उसी तरीके से सदर्न यदि स्टेट्स की देखेंगे आप, सदर्न स्टेट्स की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो ट्राइब्स पाए जाते हैं उनके भी डिस्टिंक्टिव सोशल एज वेल एज कल्चरल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो आपको एक एक दो दो फीचर्स पता होने चाहिए स्पेशली ट्राइब्स के बारे में। 5 to 6 ट्राइब्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स आपको याद रहने चाहिए ताकि अगर एग्जामिनेशन में फिर से क्वेश्चन आ जाता है मेंस में लिखने के लिए तो आप वहाँ पर ज़्यादा बेहतर तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट कर सकें। देन सोशल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से होते हैं ट्राइब्स के, आपको पता रहना चाहिए। देयर इज मैरिज, वैसे उनके रिचुअल्स होते हैं, एग्रीकल्चर, लॉ एंड जस्टिस, रेसेस, लैंग्वेज, रिलीजन, आर्ट एंड ट्राइबल इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बात करूँ आर्ट की तो वारली ट्राइब महाराष्ट्र में पाई जाती है।
और इनका जो आर्ट फॉर्मेट है, रंगोली का फॉर्मेट भी, और साथ ही साथ जो वे वॉल्स होती हैं, घरों की जो दीवारें होती हैं, उसमें वो जिस प्रकार का आर्ट प्रेजेंट करते हैं, पेंटिंग प्रेजेंट करते हैं, वो काफ़ी यूनिक है और उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिकग्निशन भी दिया गया। तो वाली ट्राइब्स के बारे में ये आर्ट का एक आपको यूनिक फीचर पता चला। इसी तरीके से मैरिज, जैसे हमने पीछे पीछे बात ही की थी कि भील्स जो होते हैं एज वेल एज संथाल्स का जो मैरिज इंस्टीट्यूशन होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है, काफ़ी यूनिक होता है। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की बात करें तो जो शॉम्पेन्स है, ओराउंस हैं, जो कि आपके कहाँ पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, उनकी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस अभी भी काफ़ी प्रिमिटिव है, काफ़ी डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है एज कम्पेयर टू योर मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम लोग आज अपने ज़माने में देखते हैं, उससे वो काफ़ी डिफरेंट तरीके से एग्रीकल्चर को लेकर आते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको एक एक दो दो चीज़ पता रहनी चाहिए अक्रॉस दीज डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, ट्राइबल्स के बारे में। एक एक पॉइंट अगर आपको पता भी रहेगा कि मैरिज संथाल में डिफरेंट होता है, उसी तरीके से मैरिज रिचुअल्स भील्स में डिफरेंट होते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस शॉम्पेन्स या ओराउंस में डिफरेंट होती है, लॉ एंड जस्टिस नागाज में डिफरेंट होता है, तो आंसर लिखने में आपको काफ़ी सहूलियत भी होगी और काफ़ी बेहतरीन आंसर आपका दिखेगा, क्योंकि डिस्टिंक्टिव पॉइंट्स यहाँ पर नजर आएंगे आपके आंसर्स में। देन व्हाट आर द वेरियस इश्यूज इन ट्राइबल डेवलपमेंट, तो वही सारे मुद्दे हैं जो आपने GS 1 और 2 में पढ़े होंगे सिविल सर्विसेज के अंतर्गत, कि पुअर रिसोर्स बेस है, रोजगार की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, एजुकेशन नहीं है, गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं पहुंच पाती, एक्सप्लॉयटेशन होता है, इलिटरेसी है, डिसीजेस हैं, और उनका फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट कर दिया जाता है। जब एक रीजन को, जो कि फॉरेस्ट रीजन है, उसे नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए जब ट्रांसफर किया जाता है फॉर सो कॉल्ड डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, तो कई बार ट्राइबल्स को फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ता है। तो ये भी मुद्दा है ट्राइबल डेवलपमेंट के अंतर्गत। देन व्हाट आर द वेरियस राइट्स एंड द कंसेशंस दैट आर गिवन टू द ट्राइबल्स, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, ये हमें पता है, FRA, और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है उसके अंतर्गत जो ट्राइबल्स हैं उन्हें 4 डिफरेंट टाइप के राइट्स दिए जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से 4 डिफरेंट राइट्स हैं। टाइटल राइट्स, देन यूसेज राइट्स, मैनेजमेंट राइट्स एंड रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन राइट। टाइटल राइट्स का मतलब ये है कि जिस लैंड पर ट्राइबल्स रह रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी रह रही है, उस लैंड पर उनका अधिकार होगा। टाइटल यानी कि पट्टा इसे बोलते हैं, पट्टा उन्हें दिया जाता है ताकि एक ये सुनिश्चित हो सके कि उस लैंड पर ट्राइबल कम्युनिटी का अधिकार है। देन यूसेज राइट, किस प्रकार का यूसेज राइट है, जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, NTFP जो हमको पता है, NTFP पर भी ट्राइबल्स का ही अधिकार होगा, उनका यूसेज करने का ट्राइबल्स को ही अधिकार होगा। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है। देन मैनेजमेंट राइट्स भी अवेलेबल है। मैनेजमेंट राइट्स यानी कि मार्केटिंग जो भी होगी नॉन ट्राइबल फॉरेस्ट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, NTFP की, उसका भी अधिकार किसको होगा, ट्राइबल्स को ही होगा। एंड रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन राइट्स, देखिए जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती है फॉरेस्ट के अंतर्गत, सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है ग्राम सभा से। तो ग्राम सभा को इसका अधिकार दिया गया है कि क्या कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटीज फॉरेस्ट के अंतर्गत हो या नहीं हो। तो अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हो रही है फॉरेस्ट में, तो रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट राइट्स फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी, ये भी फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंतर्गत दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि आखिरकार ट्राइबल का रोल क्या होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए। ये जो टॉपिक है वो आपके IFS एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यही एक डिस्टिंक्शन देगा आपको, या डिस्टिंक्टिव रोल प्ले करेगा आपके आंसर्स और एक ऐसे कैंडिडेट के आंसर में जो कि केवल जनरल आंसर लिख रहा है। सो क्या रोल होता है ट्राइबल का, देखिए ट्राइबल्स जो होते हैं वो अक्सर जंगलों की पूजा करते हैं, उन्हें भगवान के रूप में देखते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि कंसिडर फॉरेस्ट एज डीटीज। देन सैक्रेड ग्रोव्स, ये आपने अपने GS 3 एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में जरूर पढ़ा होगा कि ट्राइबल्स कम्युनिटी जो होती है वही सैक्रेड ग्रोव्स को लेकर आती है। देन एनिमल कंजर्वेशन में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, स्पेशली जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसका सक्सेस का एक प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ट्राइबल्स ने काफ़ी मदद की थी टाइगर्स के कंजर्वेशन को लेकर आने के लिए। देन मेडिसिनल ट्री नॉलेज, जैसे कि कई ऐसे पेड़ हैं हमारे वनों के अंतर्गत
फॉरेस्ट के अंतर्गत जिसका हमें ये चीज़ नहीं पता है कि क्या उसका उपयोग हो सकता है स्पेशली फॉर ट्रीटिंग द डिसीजेस, लेकिन ये नॉलेज ट्राइबल्स के पास होती है। उन्हें कई बार ऐसा ज्ञान होता है कि ज़रा सी बीमारी हुई और पेड़ों की जो छाल होती है, बार्क होती है या फिर जो लीव्स होती है, उसका उपयोग करके उन्होंने उस डिसीज़ को ट्रीट कर लिया। तो ये नॉलेज यदि हमें चाहिए और फ्यूचर के जो जनरेशन है उन्हें चाहिए, उन्हें पास करना है, तो ज़रूरी है कि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट एज वेल एज उनके इस नॉलेज का प्रोटेक्शन किया जाए। देन हेल्प इन नेटिव ट्री प्लांटेशन, एंडेमिक ट्रीज या जो नेटिव ट्रीज होते हैं उनके प्लांटेशन में भी ये क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। देन सीड कलेक्टर्स होते हैं। सीड कलेक्टर्स यानी जब पेड़ अपनी बीजों को गिराते हैं यानी सीड्स को गिरा देते हैं, तो ट्राइबल्स ही वैसे सीड्स को कलेक्ट करते हैं और दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, वहां पर उन्हें प्लांट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन हो सके किसी एक फॉरेस्ट रीजन के अंतर्गत। देन सपोर्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, सरकार के ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं, एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम होते हैं ताकि फॉरेस्ट में प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जा सके, तो उसमें भी ट्राइबल्स की काफ़ी रोल होता है। देन फाइटिंग फॉरेस्ट फायर्स, जंगल में आग लगने वाली है या आग लग चुकी है तो उसे बुझाने के लिए, या अगर आग लगने वाली तो उसे रोकने के लिए, उसमें भी ट्राइबल्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। देन रिमूविंग डिसीजेस इन ट्रीज, कई बार डिफॉलिएटर्स या फिर टर्माइट्स पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें तुरंत समय पर रोकने के लिए ट्राइबल्स काफ़ी बड़ी रूप में भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से ट्राइबल्स का ये रोल होता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में। तो एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन में क्या कर सके, बेहतर रूप से एक आंसर लिख सके। अगर आपको केवल 2 या 3 पॉइंट पता होंगे तो वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा एग्जामिनर पर। आपको एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स पता होने चाहिए इनमें से, ताकि आप एक सही से आंसर को लिख सके। देन व्हाट आर द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, ये देख लेते हैं। ये आपका वही नॉलेज है जो आपने GS2 में पढ़ा होगा। देखिए आर्टिकल 15(4) है एजुकेशनल सेफगार्ड्स। देन आर्टिकल 46 यानी कि जो आपका DPSP के अंतर्गत बोला गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एजुकेशन एज वेल एज इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेट ये चीज़ इंश्योर करेगा। देन आर्टिकल 330 एंड 332, इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि कुछ सीट्स लोकसभा एज वेल एज विधानसभा में रिजर्व करके रखी जाएगी। एंड देन देयर इज आर्टिकल 339(1) विच इंश्योर्स नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये था आपका ट्राइबोलॉजी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है 2011 में, डिस्कस द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर शेयर्ड बाय ट्राइबल ग्रुप्स ऑल ओवर इंडिया। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हमने पढ़ी थी पीछे, वही आपको लिख देनी है। एग्जाम्पल्स जरूर डालिएगा क्योंकि यही आपके आंसर्स को ज़्यादा बेहतर बनाएंगे, प्रोडक्टिव बनाएंगे। Then next is enumerate and discuss the factors responsible for restricting tribal population in the national parks. आखिर नेशनल पार्क में क्यों ट्राइबल पॉपुलेशन को जाने नहीं दिया जाता है, क्या कारण हो सकते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो नेशनल पार्क में ज़रूरी ये हो जाता है कि एनिमल्स कंजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए और एनिमल्स को उनके या वाइल्ड लाइफ को जो उनका एक्चुअल एनवायरनमेंट होता है उसी में रहने के लिए दिया जाए। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए भी ज़रूरी होता है, इसलिए ट्राइबल पॉपुलेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है नेशनल पार्क्स के अंतर्गत। ठीक है। देन नेम डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ इंडिया स्टेट वाइज एंड देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आखिरकार उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ऐसे एटलीस्ट 6 to 7 अगर आपको ट्राइब्स के नाम पता है, किस स्टेट में रहते हैं ये पता है, तो आप ये वाला आंसर लिख पाएंगे। हाउ कैन वी मेक यूज ऑफ देयर ट्रेडिशनल नॉलेज इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो जो ट्रेडिशनल नॉलेज अभी हमने पहले ही देखा था कि क्या रोल प्ले करते हैं ट्राइबल्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, उसी को बस मॉडिफाई करके आपको इस आंसर में इस क्वेश्चन का आंसर दे देना है, तो वही उसकी डिमांड मीट कर जाएगा। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिगार्डिंग ट्राइबोलॉजी। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।